हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ इन फ्रंट ऑफ यू, स्पेशल एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, हमारे समाज में कितने प्रकार के बच्चे होते हैं। उसमें मैंने आपको ये ज़रूर बताया हुआ कि इसमें हमारे ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे हैं। इसमें एक ऑटिज्म मैंने एक वर्ड बहुत यूज़ किया था और मैंने ये भी बताया था ऑटिज्म अपने आप में एक बड़ी ब्रांच है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ ऑटिज्म बच्चे क्या होते हैं। और मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये ऑटिज्म जो बच्चे हैं ये अपने आप में एक बहुत वाइड वैरायटी में पाए जाने वाले बच्चे हैं। और इनका क्या है कि इनको जितना इनको ऑब्जर्व करो, जितना कहते हैं ना प्रैक्टिकल चीज़ है, ये प्रैक्टिकल वाली फील्ड है। इसमें आपको प्रैक्टिकल देखकर ही आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इन बच्चों पे प्रैक्टिकल काम करा जाए और इनको देखकर ही आप सीख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। आप पढ़ के तो सीखोगे, पर पढ़ने के साथ उनके चीज़ जो ही चीज़ पढ़ी आप उस चीज़ को देखो उन बच्चों को जाकर, तो आपको पता लगेगा यस कि वी आर एक्चुअली फेसिंग सच प्रॉब्लम्स दैट इज़ रिटन ऑन द बुक्स और इन मतलब गूगल्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आप देखोगे तो इन चीज़ों पे आपको पता लगेगा कि ऑटिज्म अपने आप में एक बहुत जानने वाली चीज़ है, जानने योग्य चीज़ है, और जितना जानो उतना कम है। ठीक है, और इस पर रिसर्च चलती रही है, आज तक इसका कॉज नहीं पता लगा है। तो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा तो ऑटिज्म, अगर ऑटिज्म को सिंपली परिभाषित किया जाए, डिफाइन करा जाए, तो इसका मतलब आप जैसे जैसे हिंदी में मैंने लिखा हुआ है स्वाधीनता, आत्मकेंद्रित। ये बच्चे अपने आप में आत्मकेंद्रित होते हैं और इन बच्चों को अपने आप की दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। जो ऑटिज्म को अगर हम दो प्राइमरी बेसिस पे डिफाइन करें तो पहला होता है लैंग्वेज, यानी कम्युनिकेशन कह सकते हैं उसको। दूसरा है सोशली। ये लैंग्वेज और सोशली पुअर होते हैं, पुअर, वेरी पुअर, मतलब 99% ये बच्चे आपको सोशली बैकवर्ड मिलेंगे और लैंग्वेज इनकी कोई खास नहीं होगी, पुअर होगी, और होगी भी तो ऐसी होगी जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होती इतनी समाज में। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। बाकी तो एमआर बच्चों में भी ये चीज़ होती है, बट उनकी लैंग्वेज ज़्यादातर होती है, चाहे वो साइन लैंग्वेज में बात करें चाहे वो करें, क्योंकि इन बच्चों की लैंग्वेज में कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आप इन बच्चों को जब पढ़ाओगे ना, पेरेंट्स लोग या एजुकेटर्स लोग, जैसा कि मैंने बताया कि मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि वो इन बच्चों को जान पाए। तो लैंग्वेज और सोशली पुअर होते हैं, सबसे पहली बात। और सबसे पहला वर्ड जो ये फर्स्ट वर्ड यूज़ किया था ऑटिज्म, जिसको पूरा ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, वही होता है इयोगन ब्लियोलर ने यूज़ किया था 1911 में। जो सिजोफ्रेनिया एक नाम की एक डिजीज़ है, मतलब जिसमें बच्चे का दिमाग नहीं होता, अजीब सी हरकत हो रही थी, उनके लिए ये यूज़ किया था। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन बच्चों की। डिफिकल्टी इन रीडिंग अदर्स, TOM मैंने साइड में लिखा। TOM मतलब होता है थ्योरी ऑफ माइंड। ये किसी के माइंड को नहीं पढ़ पाते, इसलिए ये चीज़ लेट नहीं कर पाते। क्योंकि जैसा हमें कोई, जैसे मान लो सामने बच्चा बैठा है कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है, कोई बच्चे का मूड खराब है, तो ये नहीं जानते कि बच्चे का किसी टीचर्स का मूड खराब है या पेरेंट्स का मूड खराब है, या कोई उन्हें देखने आया तो उनका मूड कैसा, मतलब कैसा है, कोई उन्हें देख रहा है, किस आंखों से देख रहा है, किस बिहाव पर देख रहा है, ये चीज़ नहीं समझ पाते, इसलिए वो रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये सबसे अच्छी होती है थ्योरी माइंड। और सबसे बड़ा ये जो ऑटिज्म है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका कॉज अननोन है, कोई कॉज नहीं है। सैकड़ों कॉज बता रखे हैं यूट्यूब पे और गूगल्स पे और इवन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, पर कोई भी पार्टिकुलर कॉज नहीं माना जा सकता कि ये कॉज से ही ऑटिज्म होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ वाई के लिए लगता है कि वाई। तो ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि आप किसी पार्टिकुलर चीज़ को मानकर नहीं कह सकते कि ऑटिज्म इस वजह से होता है। जेनेटिक्स तो है ही है, बट जेनेटिक्स के भी बहुत से कारण हैं, एनवायरमेंटल क्या फैक्टर्स हैं ये नहीं पता हमें। तो हम इसमें जानेंगे कि दूसरा है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज इन्वायरमेंट में, अपने रूटीन में चेंज बिल्कुल नहीं चाहते। इन्हें चेंज अगर चाहिए तो इन्हें पता होना चाहिए, उसके लिए अडेप्टेशन होनी चाहिए। ये एक ही पार्टिकुलर सिचुएशन को अडेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें चेंज पसंद नहीं होता, फ्रीक्वेंट चेंज तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लर्निंग वहीं उनकी खराब हो जाती है। और तीसरा आता है स्टेरियोटाइप बिहेवियर, जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है अजीबोगरीब, यानी कि इनका जो बिहेवियर स्टेरियोटाइप बिहेवियर होता है एक बिल्कुल अजीब होता है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं, किस ब्याह पर कर रहे हैं, क्या किस वजह से कर रहे हैं,
कुछ नहीं पता, बिल्कुल अजीब बिहेवियर होता है, बिल्कुल अजीब, कोई मीनिंगफुल बिहेवियर नहीं होता है इनका। क्यों कर रहे होते हैं ये भी नहीं पता, किसी किसी को तो कई बार पता ही नहीं होता ये बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इकोलोलिया, जैसे जैसे मैंने जो इसमें ना रेड मार्क्स लगा रखे हैं, आपने देखा है रेड मार्क्स, ये इसलिए लगा रखे हैं, ये केवल और केवल आपको ऑटिज्म बच्चों में ही मिलेंगे, ये मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में नहीं मिलते, इसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कहते हैं, मंदबुद्ध। तो वो मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं वो उन बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती जो ऑटिज्म पाई जाती है, और इसलिए ऑटिज्म अपने आप में एक अलग अलग चीज़ दिखाता है। होते तो ये भी 3 बिहाफ पर है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इन बिहाफ पर, IQ के बिहाफ पर इनको डिफाइन करते हैं, पर इसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए हम ऑटिज्म को ज़्यादा जाने तो बेटर रहेगा। तो एक तो ये हो गया, और फिर दूसरा इसमें हो गया, अब जो चौथा है इसमें इकोलोलिया। इकोलोलिया का मतलब होता है ये बातों को दोहराते हैं, ये रिपीटेट करते हैं किसी भी, जैसे आप उसे कोई बोलोगे बच्चों इधर आओ, कहेगा बच्चे इधर आओ, आप खाना खा लो, आप खाना खा लो, तो कहता कि जैसे उसका नाम मान लें राहुल, राहुल खाना खा लिया, तो कहेगा राहुल ने खाना खा लिया, तो वो ऐसे करके बोलेंगे। इकोलोलिया एक प्रेजेंट होता है इनके अंदर, वर्ड्स को रिपीट या कोई वर्ड या पर्टिकुलर लाइन को रिपीट करते हैं। तो इवन किसी गाने को अगर ये सीख लेंगे तो उस गाने को गाते रहेंगे जब खाली टाइम पे, या जब भी वो उसको लगातार कंटिन्यूस गाते रहेंगे। ये भी एक स्टेरियोटाइप बिहेवियर और ये इकोलोलिया में भी काउंट होगा, ठीक है। अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स, ये इनकी जो अटैचमेंट होती है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होती है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से होती है, ह्यूमन से नहीं होती। जैसा कि सोशल नहीं है तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट से होना तय है, ह्यूमन से नहीं है। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसी बिहाफ पर है कि लैंग्वेज और सोशली पुअर है, तो इसलिए सोशली नहीं है, बच्चा सोशल नहीं है तो या तो ह्यूमन से रिलेट करेगा ही नहीं, अपने आप को ऑब्जेक्ट से अपने इस दुनिया में केंद्रित करेगा। आत्म केंद्रित है, इसका मतलब अपने आप में अपने देख लिया। ऑटिज्म का जो छठी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता है। तो ऑब्सेसिव बिहेवियर यानी एक सनक बिहेवियर होती है, कि एक सनक टाइप का बिहेवियर होता है कि नई जो चीज़ करनी है, या जिस चीज़ पर डट रहना है, या किसी की बात नहीं माननी है, अपने ही पार्टिकुलर बिहेव पर अडिग रहना है। तो इस प्रकार का बिहेवियर ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है। जैसे मान लो बच्चा एक लगातार कंटिन्यूस रन करता है, वो करता रहेगा या वो पार्टिकुलर करता रहेगा, उसका कोई मीनिंगफुल नहीं है, उसे डांटो चाहे मारो, फिर वो बिहेवियर फिर दोबारा से स्टार्ट कर देगा। तो ये ऑब्सेसिव बिहेवियर होते हैं, और इनको ये होता है स्लीपिंग, ईटिंग, एलिमिनेशन, इनमें प्रॉब्लम होती है। ईटिंग, एलिमिनेशन इनमें प्रॉब्लम होती है, ये इनको अक्सर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ढंग से सो नहीं पाते, क्योंकि मेंटल एक्टिविटी इनके 24 घंटे दिमाग में चलती रहती है। अगर आप इनका MRI कराओ तो देखोगे कि इनके पल्स बहुत तेज़ भाग रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे की व्याप पे इनको बहुत देखा जाता है कि इनकी इम्पल्स एक्टिविटी बहुत तेज़ दौड़ रही होती है, इनके दिमाग में इम्पल्स एकदम हाई ऑर्डर में जा रही होती है। तो ठीक है, तो इसलिए इनको ईटिंग में और स्लीपिंग में, एलिमिनेशन में प्रॉब्लम होती है अपनी दैनिक क्रियाओं में। इसलिए डेली रूटीन जो ADL एक्टिविटी हैं उनमें ये ढंग से काम नहीं कर पाते, इतना प्रॉपर इनकी पकड़ नहीं होती है। जैसा कि माइलस्टोन्स कम होते चले जाते हैं, जैसे कि आपने पता होगा कि मेंटल रिटार्डेशन में स्पेशल एजुकेटर को तो पता ही होता है, इनके माइलस्टोन्स भी बैकवर्ड हो जाते हैं इन्हीं सब रीजन से, ठीक है। पर ये बिहेवियर हमारे MR यानी ID बच्चों में भी पाए जाते हैं। पुअर प्ले एंड इमेजिनेशन, पुअर और प्ले इमेजिनेशन क्यों हो रहा है? ये TOM का पार्ट है, यानी डिफिकल्टी इन रिलेटिंग अदर्स, TOM यानी थ्योरी ऑफ माइंड। जिस बच्चे के जैसे हमारी थ्योरी ऑफ माइंड प्रेजेंट होती है हमारे अंदर कि हमें किस चीज़ को देखकर क्या करना है, कोई हमारे किस निगाह से देख रहा है, कोई हमें क्या कहना चाह रहा है, हमें किस सिचुएशन में चुप रहना है, किस सिचुएशन में बोलना है, किस सिचुएशन में हमें काम करना है या किस सिचुएशन में हमें काम रोकना है। ये अगर काम कर रहे हैं, आग लग गई है कमरे में तो लगी गई है, करते रह रहे हैं, कोई नहीं, जब तक इनको कोई उठा के नहीं ले जाएगा। तो ये थ्योरी ऑफ माइंड यानी TOM जो मैंने बताया वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। तो एक ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है ऑटिज्म बच्चों में, इसलिए मैंने इस पे 4-5 पे लगा रखा है रेड मार्क्स। तो इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को नहीं बता पाते कि उन्हें क्या डिफिकल्टी हो रही है, कई बार तो बता ही नहीं पाते। अगर कुछ खतरा महसूस कर रहे हैं, कोई फोबिया महसूस कर रहे हैं तो अजीब तरीके से एक्सप्रेस करके बताएंगे, ना वर्बली बता पाएंगे ना कैशर, किसी भी फॉर्म में आपको नहीं बता पाएंगे हमें ये फील हो रहा है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्लानिंग कुछ नहीं कर पाते। अगर उनको कुछ काम करने को दो या कुछ ऐसा काम करने दो तो उन्हें नहीं पता कि पहला काम क्या करा जाए। उन्हें जब तक आप हाथ पकड़ के नहीं कराओगे या उन्हें 1-to-1 टीचिंग में नहीं कराओगे, इसलिए इनके लिए 1-to-1 टीचिंग कराई जाती है। आगे मैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। मैं इस वीडियो में केवल नॉर्मल चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, और ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे ऑटिज्म के बारे में और कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ऑटिज्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ऑटिज्म। और दूसरी बात यह है कि ऑटिज्म अधिकतर मेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल में
कम होता है, ये साइन होता है और ये ज़्यादा मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, मेल्स की कैटेगरी में ज़्यादा ऑटिज्म होता है ना एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, फीमेल। तो अब इनकी स्ट्रेंथ देखिए, अब ये बच्चे किस लिए अलग होते हैं अपनी फील्ड से, तो आप इस चीज़ पे देखिए कि पहला होता है स्ट्रेंथ जो होता है गुड रेट मेमोरी, रोट मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को तुरंत याद कर लेते हैं। उन्हें कभी कभार आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बुक का एक चैप्टर पूरा रट जाएंगे, वो बात अलग है, उन्हें मीनिंगफुल याद है या नहीं वो एक अलग मैटर होता है, पर रोट मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, गुड विजुअल स्पेशल मेमोरी, इनको देखकर सीखना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पेरेंट्स लोग ध्यान रखें कि उनका बच्चा अगर ऑटिज्म है या कोई एजुकेटर्स ध्यान रखें किसी ऑटिज्म बच्चे को पढ़ा रहा है तो ज़्यादातर चीज़ें उन्हें दिखा के पढ़ाए। इनकी बिल्कुल इमेजिनेशन होती नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। कल आप उसे ए से एप्पल बताओगे तो एप्पल नहीं जानता, उसे एप्पल दिखाना पड़ेगा और ए को भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब उसे 10 बार चीज़ें दिखाओगे तभी वो समझेगा ए फॉर एप्पल ये वाला एप्पल है, वरना उसके लिए कोई एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। ठीक है, तो ये स्पेशल मेमोरी होती है। और गुड मैकेनिकल स्किल्स होती है, मैकेनिकल स्किल्स अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को जोड़ने से पजल्स वगैरह में बहुत तेज होते हैं, पजल्स या कोई भी मैकेनिकल काम छोटा मोटा मतलब या हाई लेवल का भी ये आसानी से कर लेते हैं। इनको टीच या ट्रेन करने की इतनी जरूरत नहीं होती, अपने आप ट्रेन होते हैं, बुनाई में जैसे वगैरह अपने आप कर लेते हैं, कभी कभार जरूरत नहीं पड़ती इनको सिखाने की, अपने आप सीखे होते हैं। कई बच्चे आपने देखा हो बुनाई में बहुत तेज है, ये ऑटिज्म बच्चे भी होते हैं। सेल्फ टॉट लैंग्वेज होती है, अपने ही द्वारा भाषा सीखी होती है, कोई सोशल लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि इनको सिखाई जाए या कि इस लैंग्वेज में बात कराई जाए या सिखाई जाए, तो इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, अपनी खुद का एक बिहाफ है लैंग्वेज का, जो ये अपने आप से बातें करते हैं और ये सोशल तो होते ही नहीं इतने, जैसा कि आपको पता है। हाइपरलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया एक स्किल है। हाइपरलेक्सिया पे मैं आपको अगर बताऊं तो हाइपरलेक्सिया में आप देख लेंगे, ये वाला जो हाइपरलेक्सिया है इसमें क्या होता है, बच्चे की जो रीडिंग स्किल होती है वो बहुत हायर होती है। बच्चा 3rd में है और बच्चा 5th या 6th के संस्कृत या हिंदी पढ़ ले रहा है विदाउट कोई ट्रेनिंग दिए हुए, ये बच्चे हाइपरलेक्सिक होते हैं। इसमें क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बच्चे की ऑसम होती है, पर हम यहाँ पे इस बच्चों को गिफ्टेड में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ है, गिफ्टेड एक अलग वे हो जाता है। ठीक है, तो परसवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, तत्परता। ये किसी काम को अगर कर रहे हैं तो करके छोड़ते हैं, उस पर लगे रहते हैं, इनको थकते नहीं है। ये आप कहोगे अरे मैं बोर हो गया या अरे यार हम बोर हो गए, कोई भी काम कर रहे हैं बोर हो गया यार बाद में करेंगे, ये उस काम को करते रहेंगे कंटिन्यूसली जब तक उसमें सक्सेस हासिल ना कर ले या उसको कर ना ले पूरे अच्छे से। तो इनके अंदर ये सबसे अच्छी बात होती है, दृढ़ता होती है। इसलिए आप किसी बच्चे को अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ाना चाहो पढ़ सकते हैं, बट आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए कि आप उन बच्चों को काम करा पा रहे हो। ये कभी कभार बच्चे अपनी एबिलिटी से ज़्यादा पढ़ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है। अगर ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको पसंद आ रही है तो इतनी परसेवरेंस देखी जाएगी, इनको इतना दृढ़ता देखी जाएगी, उस काम को कंटिन्यूस करते रहेंगे। फिर आता है एडवांस स्प्रिंटर स्किल्स। ये स्प्रिंटर स्किल्स जैसे होगी कोई गाना, ये गाने में बहुत तेज होते हैं, या कोई मैथमेटिकल स्किल जैसे कि इनको बोल दिया 113 × 113 आंसर बता देंगे विदाउट कैलकुलेटर, ये स्प्रिंटर स्किल्स होती हैं, ये बच्चों में पाई जाती हैं। या ड्राइंग इतनी सुंदर बनाएंगे, कोई किसी इनको कुछ नहीं सिखाया, ऐसे कलरिंग करेंगे, ऐसे ड्राइंग बनाएंगे जैसे पता नहीं कितने पुराने पेंटर्स हों। ये जो एडवांस प्रिंटर स्किल्स होती है ये मैथमेटिकल भी होती है, ये इंग्लिश में होती है। इतनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, इतनी अच्छी इंग्लिश के वोकेबुलरी याद होगी कि आप हैरान हो जाओगे। आप कोई वर्ड बोलो और इनको ऐसे याद होगा जैसे डिक्शनरी या कंप्यूटर में वर्ड डाला हो और ये तुरंत हिंदी का मीनिंग बता देंगे, उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग बता देंगे कि ये वर्ड का मीनिंग है। ये एडवांस प्रिंटर स्किल्स होती है। म्यूजिक को भी लेकर हो गई, पजल्स को लेकर हो गई, मैथ्स को लेकर हो गई और इवन रीडिंग और राइटिंग को भी लेकर हो गई कि रीडिंग इतनी अच्छी कर लेंगे, 10th होंगे 6th में 10th की हिंदी या इंग्लिश भी पढ़ लेंगे। ये स्प्लिंग होती है, ये हाइपरलेक्सिया से थोड़ी मैच होती है। तो बट इस एडवांस प्रिंटर स्किल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें और भी स्किल्स जैसे म्यूजिक हो गई, मैथमेटिकल हो गई, या कोई ऐसा काम जैसे मैकेनिकल, कोई ऐसी पजल्स या कोई ऐसा मैकेनिकल काम जो बच्चों से तार या वगैरह नहीं जोड़ रहे तो ये बता देंगे ये वाला तार इसमें लगेगा। ये भी स्किल्स देखी जाती है इन बच्चों के अंदर। तो बहुत कम होते हैं बट होते हैं ये बच्चे। म्यूजिक, कंप्यूटर, पजल्स में ऑब्वियस सी बात है तेज होंगे। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर जो एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ होती है जिसमें हम ADHD देखते हैं। ADHD वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा आता है वो ऑटिज्म प्लस ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आओ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे की जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, ऑटिज्म जो लर्नर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके क्या क्या स्ट्रेंथ थी। अब डिस्कस करेंगे एडीएचडी पर। एडीएचडी से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। अल्थो ये सबको पता होता है, हालांकि ये चीज़ पता होती है कि इन बच्चों के साथ और भी डिसेबिलिटीज़ जुड़ी होती है, जैसे कि क्या, जैसे इनको सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, यानी एक सीपी बच्चा जिसके दोनों लिम्स या तीनों लिम्स या 2 लिम्स ऊपर के या 2 लिम्स नीचे के वो ख़राब होंगे, और या फिर वो उन्हें मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम होगी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर उन्हें पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरेनी, ये क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी में आयरन को तोड़ देता है और हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छे से बनने नहीं देता, जिससे कि प्रोटीन टूट के अंदर आयरन को नहीं पहुंचा पाता है, जिससे ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये पीकेयू पाया जाता है इन बच्चों के अंदर, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, यानी कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, जिसमें मैं इसमें सारी एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ नहीं लिखवा रहा, क्योंकि हर डिसेबिलिटी हर बच्चे में नहीं होती है। बस आप जान लीजिए कि ये डिसेबिलिटीज़ होती है। उसमें से मेन जो होती है वो होती है एक सीपी, जिसमें मैंने बताया सेरेब्रल पाल्सी, एक होता है एपिलेप्सी, यानी कि एपिलेप्सी को आप समझते हो फिट्स यानी दौड़े पड़ना, एपिलेप्सी, और मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, और इसमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है जो कि मेल में ज़्यादा पाया जाता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम 10 to 15% होता है, ये 10 to 15% ओनली, जो कि हमारे ये क्या होता है, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, शुरू में बच्चे को एडीएल एक्टिविटी और अपने आसपास के लैंग्वेज किसी की लैंग्वेज को समझे और समझाने में फ़र्क समझ में नहीं आता, अजीब से बातें करते हैं। ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। ये थोड़ा एज के साथ ठीक भी हो जाता है, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे मॉडर्न फिजिसिस्ट सबसे बड़े, उनको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम पाया गया था। उनके कुछ लक्षण थे जो पाए गए थे, वो बात अलग है, उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपनी थ्योरी में दी, वो एक अलग विषय हो जाता है। और ये चीज़ें पाई जाती हैं उन बच्चों के अंदर। तो आप ये चीज़ें, ये और भी चीज़ें होती हैं इसके साथ, एपिलेप्सी जुड़ गया और मेनिंजाइटिस जुड़ गया, पीकेयू जुड़ गया, और मैंने बताई थी आपको बहुत सी चीज़ें कि इसमें रैट सिंड्रोम है, एक इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है एक रैट सिंड्रोम, जो कि रैट सिंड्रोम जो कि पाया जाता है फीमेल ओनली, ये केवल फीमेल पर पाया जाता है। और भी बहुत सी एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ हैं जो इन बच्चों में, मेन यही है पीकेयू, और ये एक पीकेयू मैंने आपको बताया था, पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरेन, ठीक है। इसमें होता है, ये चीज़ें इन बच्चों के अंदर जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये डिसेबिलिटीज़ होती है। बच्चा मस्कुलर डिसेबिलिटी से भी जुड़ सकता है, जो डिचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उससे जुड़ सकता है। और भी बहुत से डिसेबिलिटीज़ हैं, और भी बहुत से डिजीज़ हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो इन बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एडीएचडी की, ठीक है। एडीएचडी जो बच्चे होते हैं, जैसा कि फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या हाइपो। देखो, दो चीज़ें होती है, एच को केवल हाइपर से नहीं डिनोट करेंगे, एच को हम हाइपो और हाइपर दोनों से करेंगे। हाइपर में फ़र्क तो आपको दिख ही रहा है, हाइपर का मतलब ये हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, बच्चा हाइपर हो रहा है। एक होता है हाइपो एक्टिव, यानी कि बच्चा बहुत डल है। एक तो हो रहा है कि जो पूरी क्लास को, पूरे माहौल को सर पे उठा के रखेगा, एक होगा जो पूरा सब कुछ सर पे उठा हुआ है, सब कुछ अड़ंग धड़ंग हरकतें हो रही हैं और सब इन्वायरमेंट तितर बितर हो रहा है, पर बच्चा बिल्कुल डल है, जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है। जहाँ बच्चे के अगर आपने किसी ने उसके थप्पड़ मार दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, वो उसको बियर कर लेगा, एकदम खड़ा रहेगा। किसी ने उसको नोच लिया, उसके खून निकल रहा है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कि उसको खून निकला है, बस वो निकला वहीं खड़ा हुआ है। उसको जहाँ बैठा दिया वहीं बैठा रहेगा वो, या वो जो एक्टिविटी करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं, पर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एच यानी हाइपर एक्टिव ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हाइपो। तो जो एडीएचडी बच्चे होते हैं, इनको हमें पेशेंस के साथ पढ़ाना है। अब जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस होगी मैं उसमें अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एडीएचडी बच्चा हमेशा ऑटिज्म के साथ आएगा, ऑटिज्म प्लस एडीएचडी जरूर होता है हर बच्चे के अंदर। तो ऑटिज्म प्लस एडीएचडी, जैसे आप शर्ट खरीदते हैं आपको साथ उसके पीछे टैग जरूर मिलता है, चाहे कोई सी भी शर्ट खरीदो टैग उसके साथ आना तय है, इसलिए ऑटिज्म बच्चा एडीएचडी के साथ आना तय है। तो इसमें ये होता है, पर एक बच्चा एक होता है कि जो एमआर प्लस ऑटिज्म होता है, एमआर कह लो या आईडी कह लो, मैं एमआर और आईडी जब भी बोलूँ आप इस दोनों को इक्विवेलेंट समझना, प्लस ऑटिज्म। उसके अंदर ऑटिज्म
या कह लो ADHD के फंक्शन जरूर होते हैं कुछ कुछ बच्चों के अंदर। जो MR बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो ADHD है, यानी ऑटिज्म के कुछ फंक्शन पाए जाएंगे। जैसे ऑटिज्म ADHD दोनों एक साथ में चलने वाली टर्म है, ऐसे ही MR बच्चा कुछ ऑटिज्म फंक्शन के साथ आता है। तो ये बिहेवियर है। तो इन बच्चों को पढ़ाने में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको इन बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम कराने के लिए, इन यानी रेस्टलेसनेस कम कराने के लिए इन्हें आपको थोड़ा सा थकाना है, थोड़ी सी ऐसी इंगेज एक्टिविटी करानी है जिसमें ये अपने आप इनके दिमाग को रेस्ट मिले, या कह लो उनका दिमाग थोड़ा सा थक जाए, तब इन्हें कोई काम कराया जाए या इनको समझाया जाए कि इनकी काउंसलिंग करी जाए। इनको एकदम से मारा पीटा या इनको किसी प्रकार के डांटा ना जाए, तब इनको बहुत पेशेंस के साथ करा जाए। और हमेशा इनके लिए जो टीचिंग का जो प्रेफरेंस होती है, मोस्ट रिकमेंडेड जो प्रेफरेंस होती है वो होती है 1-to-1 टीचिंग। इनको एक एक करके या 1 और 2 ग्रुप में पढ़ाया जाए, इनको भी 6-7-8 ग्रुप में कभी ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं या ऑब्जर्व नहीं करते हैं, रिलेट नहीं करते हैं। इसलिए इनको 1-to-1 टीचिंग बहुत बेटर होती है, बेस्ट 1-to-1 टीचिंग है। अगर आप जैसे 2-3 बच्चों को साथ लेके बैठते हैं तो भी ये बेटर सिचुएशन बच्चों के लिए, पर कभी ग्रुप में ना पढ़ाएं इनको। ग्रुप में अगर आपको कोई पढ़ाने के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, एक्टिविटी करानी है, सोशल एक्टिविटी करानी है, तो इन्हें ग्रुप में ही कराएंगे, क्योंकि सोशल तो हमें कराना है इन बच्चों को, एटलीस्ट हमें प्रयास तो करना है। तो ये चीज़ थी ऑटिज्म के बारे में जो मैंने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा, इनकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा, और 1-2 जो चीज़ है जो छूट रही है या मुझे लगता है कि बतानी ज़रूरी है, वो मैं अगली क्लास में बताऊँगा। तो अब तक जो मैंने बताई, आप उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पेरेंट्स और एजुकेटर्स लोगों को शेयर करें जिनको ऑटिज्म के बारे में नहीं पता, या पता है तो बहुत कम पता है, इनके साथ कैसे काम करना है। और कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरे एक दिव्यांग ट्यूटोरियल चैनल है उसमें मेरा लिंक है, आप लिंक में जाकर मेरे से मतलब मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं हर बंदे का मैसेज दूंगा, हर टीचर हर पेरेंट्स का रिप्लाई करूंगा कि उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है वो पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़े और जाने कि ये एक्चुअल में जो स्पेशल फील्ड है वो है क्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।